Hey everyone, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching the second part of this chapter, An Empire Across the Three Continents. If you've not seen the first part, I will give you the link of that on the description box. Okay, so let's continue the chapter. Okay, so we are on this part. So in our last introductory video we have known about the Roman Empire, which is across the three continents. So, and we also discussed the two powerful empires. Who are they? The Romans and the Iranians. So अब जब हमने रोमन लोगों के बारे में डिस्कस कर ही लिया तो ईरानियन को भी ज़्यादा थोड़ा भाव दे देते हैं. चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं. Iranian control the whole area south of Caspian Sea down to Eastern Arab. So इन्होंने कौन सा एरिया कवर कर रखा है? Caspian Sea का, जो ईस्टर्न अरब में है. Sometimes a large part of Afghanistan as well. Two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta Chain, Greater Chain, Roughly the West. तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि इन्होंने अफगानिस्तान का पार्ट कवर कर रखा है और यही दो वो पावरफुल हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया डिवाइड हो रखी है. समझ रहे? चलिए अब पढ़ते हैं द अर्ली एम्पायर. अब इस अर्ली एम्पायर में हमें ये देखने को मिलेगा कि लोग वहाँ पे कैसे थे, किस किस दर्जे में उन्हें बांटा गया था, कौन सी साइड्स में, लैंग्वेजेस क्या थी और उन स्पीकर्स को कहते क्या थे. तो मीन यहाँ आता है पीपल स्पोक एंड रोट. ओके, तो कौन लोग क्या क्या लिखा करते थे और बोला करते थे. तो अपर क्लास के जो अपर ईस्ट के जो लोग थे वो ग्रीक लैंग्वेज प्रेफर किया करते थे. क्या लैंग्वेज प्रेफर किया करते थे? ग्रीक. अभी जो अपर क्लास के लोग हैं जो ग्रीक लैंग्वेज प्रेफर किया करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन स्पीकर्स को कहा जाता था सेरेनियाका. ग्रीक स्पीकर दिया हुआ है ना ब्रैकेट में, सेरेनियाका, ग्रीक स्पीकर्स. और जो वेस्ट के लोग थे, ठीक है, वो लोग लैटिन लैंग्वेज प्रेफर किया करते, लैटिन स्पीकर हुआ करते थे. उन्हें कहते थे ट्रिपोलिटियन. ओके, सो प्रोनाउंस मेरी कैसी भी हो पर मैं वर्ड आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये जो ट्रिपोलिटियन थे वो लैटिन स्पीकर थे और सेरेनिया का जो थे वो ग्रीक स्पीकर थे. और ग्रीक कौन बोलता था? अपर क्लास के ईस्ट लोग, और वेस्ट के लैटिन बोला करते थे. अब देखिए, अब ये जो पढ़ने जा रहे हैं हम ऑगस्टस, वो थे रोमन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर. किस टाइम में? 27 BCE. व्हाट्स द BCE मीन्स? बिफोर क्राइस्ट एरा. सो उस टाइम में 27 बिफोर क्राइस्ट एरा में जो हमारे ऑगस्टस थे वो फर्स्ट एम्परर थे. उन्हें क्या कहा जाता था? प्रिंसिपेट उन्हें कहा जाता था. ओके, सो लेट्स नो अबाउट many other things of Augustus. So Augustus को एक sole ruler भी कहा जाता था and only a real source of authority. उन्हें ही राजा, जिसे होता है ना कि लोग राजा बन जाते हैं, ठीक है, तो जो लोग अच्छे होते हैं, जो ऑनेस्टली अपने पूरे जनता की देख रेख करते हैं, उनकी हर चीज़ को फुलफिल करते हैं, तो क्या होता है, उन्हें कहा दिया जाता है कि हाँ आप ही इस ओहदे के अधिकारी हो, ठीक है, आपको जो अधिकार मिला है वो बिल्कुल सही मिला है, आप हमारे राजा ही हो, ठीक है. तो उनको एक रियल सोर्स ऑफ ऑथोरिटी कहा जाता था. तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है ये प्रिंसिपेट, इसका मतलब क्या है? एक लीडिंग सिटीजन, ठीक है. प्रिंसिपेट एक लैटिन वर्ड है जिसको क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रूलर. तो एक एब्सोल्यूट रूलर थे और इनके टाइम में क्या हुआ था? इनके टाइम में बहुत ही पीसफुली
ये एरा जो था वो बीता था। यहाँ पे लोग खुशी मिजाज से रहा करते थे, वेल्थेस्ट फैमिलीज रहा करती थी तब के टाइम में रोमन में। और यहाँ पे एक बॉडी भी थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी एरिस्टोक्रेसी की जो थी सेनेट्स, और उनकी बात उन राजा जो हमारे अगस्तस थे उनको ही माननी पड़ती थी। वो मानते थे तभी एकदम पीसफुल एज था वो। जिन्होंने भी सेनेट्स की बात नहीं मानी थी उनको बहुत बुरा हुआ उनके साथ, ठीक है। जिन लोगों ने मानी सेनेट्स की बात वो बिल्कुल ठीक रहे, वेल्थी रहे हमेशा, ठीक है। तो हमारे राजा भी जो इसके राजा थे पहले एम्परर थे हमारे ऑगस्टस, वो भी सेनेट्स की बात माना करते थे। उनकी चीज़ों के साथ जो वो चीज़ बताते थे, अभी जो भी कोई डिस्कशन होता था किसी बात पे तो सेनेट्स की बात भी मानी जाती थी। तो इससे क्या होता था, एक बैलेंस मेंटेन था कि राजा ने अपनी बात भी करी और सेनेट्स की बात भी करी। तो इसी वजह से ये इस बॉडी ने, इस एरिस्टोक्रेसी की बॉडी ने कभी इन्हें प्रॉब्लम नहीं किया। अब देखो ये एरिस्टोक्रेसी जो थी, द नेक्स्ट टू द एम्परर द सेनेट। अब यहाँ पे सेनेट जो थे लोग, द अदर की इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्पीरियल रूलर वाज द आर्मी। अब देखो 3 लोग थे जो उस पूरे एम्पायर को चला रहे थे, कौन? एम्परर, सेनेट और द आर्मी। ये 3 लोग ही थे जो पूरे एम्परर को लीड कर रहे थे। और ये आर्मी जो थी हमें जो भी इनके दुश्मन थे, इनके शत्रु थे, उनसे बचाने में बहुत सहायक थी, बहुत लॉयल थी। जो रोमन had a paid professional army where soldier had to put in a minimum age of 25। तो क्या दिया है यहाँ पे, बिल्कुल पेड और प्रोफेशनल आर्मी रखा करते थे ये सोल्जर्स की, जो कम से कम 25 साल से ऊपर के हो। The army was the largest single organized body in the empire, 600,000 by the 4th century। और 4th century तक आते आते ये हो गए थे 600,000, ठीक। अब the soldiers would constantly added फॉर बेटर वेज एंड सर्विस कंडीशंस। तो क्या होता था कि अगर आप जहाँ पे हमारे जो एम्पायर थे, जो एम्परर थे, वो क्या करते थे, वो आर्मी को अच्छा बेटर वेज प्रोवाइड करते थे और सर्विस भी प्रोवाइड करते थे, जिसकी वजह से सोल्जर और लॉयल्टी के साथ और ऑनेस्टी और पावर के साथ सामने वाले का मुकाबला कर पाते थे। तो ये उनका एक बेस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग थी जो इन्हें पावरफुल बनाती है। अब देखिए, इफ द सोल्जर फेल लेट डाउन बाय देयर जनरल और इवन द एम्परर। तो यहाँ पे क्या था, अगेन आर pictures display the senate's hurt and fear the army because it was a source of often unpredictable violence। तो क्या था, अब जब आप किसी को इतना पैम्परिंग करोगे तो क्या होगा, वो सर चढ़ के बोलता है। तो वैसे ही सेनेट्स को इन चीज़ों का डर था, जो आर्मी थी उसका डर था सेनेट्स को। क्यों था, क्योंकि जो आर्मी है वो एक अच्छा खासा अपना एक वो लेके चल रही थी, एक वैल्यू लेके चल रही थी। कैसे कि वो आपको दुश्मनों से बचा रही है, ठीक है। तो उनकी एक वैल्यू थी उनके लिए, इसलिए वो वॉयलेंस भी क्रिएट कर सकते थे अगर उन्हें कहीं वेज खराब मिले या फिर उन्हें कंडीशन सही नहीं मिली, उन्हें फूड नहीं मिला खाने को, तो इसलिए वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा वॉयलेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से वो सैनिक जो थे डरते थे आर्मी से। डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप आपके साथ लॉयल्टी निभा रहे हैं तो आप भी उनके साथ भी लॉयल होकर सब कुछ उन्हें कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे ऐसा था। अब देखिए, यही 3 मेन प्लेयर्स थे, दोबारा बता देती हूँ। एम्पायर, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी में कौन था, सेनेट और आर्मी। ये 3 मेन प्लेयर थे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एम्पायर को चला रहे थे, मतलब उस पूरे रोमन एम्पायर को चला रहे थे। अब देखिए, वही पुराना रूल जो हर मोनार्की में दिखाया जाता है, वो क्या होता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो हुआ यूं कि यहाँ पे हमें नाम दिया हुआ है टिबेरियस 14 to 37 CE। तो यहाँ पे कौन थे ये थे सेकंड
इन द लॉन्ग लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर जो थे, जो नेचुरल सन नहीं थे ऑगस्टस के। पर क्या था, यही होता है ना कि मोनार्की में कि जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा। तो वैसे ही जैसे ऑगस्टस जब उनका राजपाट खत्म हो गया था, तब उनके बेटे को राजपाट मिला संभालने को। तो जो उनका बेटे थे वो कौन थे? टेबरियस। टेबरियस जो उनके नेचुरल सन नहीं थे, मतलब कि उनके ज़्यादा जो रियल होता है ना, रियल पुत्र वो नहीं थे वो उनके, ठीक है, अडॉप्टेड थे। तो वो ही बने थे अगले राजा, और वो भी बहुत लंबे टाइम तक रोमन एम्पायर के एम्परर रहे। यहाँ ऑगस्टस की एज को एक पीस एज भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत चैन शांति से वो एज गई थी। मतलब कि उनके टाइम में जितने टाइम उन्होंने रूल किया रोमन एम्पायर पे, तब तक वो बहुत पीसफुल एज था। लड़ाई होती थी लेकिन वो इतनी एक्सट्रीम भी नहीं होती थी कि वॉर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। पीसफुल एरा था वो सेंचुरी, वो जो उनका जो टाइम भी था, उनकी जो एज भी थी ऑगस्टन एज, वो थी एक पीसफुल एज। सो ये था यहाँ पे हमारा। ओके, सो फ्रॉम दिस वी विल wait for the part 3rd of this chapter, the empire across the 3 continents. And I hope you like this video. Share with your friends and don't forget to like the channel. Thank you for watching. Bye bye.